आदमी ने मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र लिखा कि साहब यहाँ पर भीमकुंड है। तो जो नकुल जी थे, वो माना जाता है कि वो पानी के ज्ञाता थे, पानी जमीन के नीचे पानी वगैरह के। अच्छा। भीम ने उसको अपनी गदा से तोड़ा था। तो वहाँ पंडित जी से मिला और पंडित जी उसको गुफा में लेके चले गए। अब मैं बैठे बैठे इंतजार कर रहा हूँ, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हो गया। अंदर में जाके लास्ट में एक मंदिर बनाया हुआ है। गुफा के अंदर ही? गुफा के अंदर बढ़िया सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ है। आप अंदर जाएंगे, फिर आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको पूरा पानी का समुद्र दिखेगा। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ना, वहाँ पर फिर उसने बताया एक अर्जुन कुंड है। जब उस कुंड के विषय में पता किया तो पता लगा कि इस कुंड में साहब पानी देखिए अब दिख रहा है, कहाँ इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन ये 12 मास ऐसे इसका पानी ऐसे ही भरा रहता है। बरसात होती है, वो बंद होना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गई, एकदम नगण्य काफी कम हो गया। तो गंगा यमुना भी सूख गई थी। जो लोकल लोग हैं या कहीं पर मिलता है कि जब ये अर्जुन ये लोग पांडव लोग वनवास में थे तो भीमकुंड एक कोप तो ही है, उसके ऊपर में एक कैविटी दिखती है। तो वहाँ पांडव केव तक जाने के लिए वो कैविटी बनी हुई है। अच्छा। ऋषि थे, उन्होंने उसमें कुछ बांध करके एक लकड़ी मतलब डाला था उसमें, तो वो जाके संगम पर ही निकला था। इस तरह की स्टोरीज और ये सब आप गांव वाले बताते हैं कि साहब इसमें तो जैसे पाताल गंगा में कि पूरी की पूरी बारात के लोग इसमें गुम हो गए। अच्छा। पानी पीने के लिए उसमें उतरे थे, फिर वो नहीं निकल पाया तो दूसरा खोजने गया, तो फिर वो तो आपको नहीं लगता जो लोग मानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, तो ये प्रमाण भी दिया जा सकता है कि कहानी तो नहीं है? क्योंकि जैसे बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो इतने बड़े प्रभाव के थे कि सच में भूमंडल पूरा बदल गया था। और आपने भी, आपकी रिसर्च भी बताती है तकरीबन 4-4.5 साल पहले की ये घटना है। कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना बोला जाता है राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और सरस्वती बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी को। जय श्री राम दोस्तों, आपने आजकल भीमकुंड के बारे में बहुत सुना होगा, जो आजकल कुछ सालों से बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो मध्य प्रदेश में छतरपुर के पास एक जगह है जहाँ पे कुंड बना हुआ है जो एकदम नीले पानी से भरा हुआ है, और साथ ही वो पानी पीने योग्य भी है, लेकिन उसकी गहराई कितनी है वो आज तक कोई नहीं पता कर पाया। वहाँ के लोगों ने कई महीनों तक पंप से पानी बाहर निकालने की कोशिश की, तब भी उसकी गहराई का मापन नहीं कर पाए। तो ऐसे अद्भुत कुंड जो पहली रिसर्च की थी वो थे डॉक्टर सुभाष सिंह ने, जिनसे हम लोगों ने बात करी और उनके अद्भुत रिसर्च के बारे में हमने जाना कि कैसे उन्होंने भीमकुंड पे अपनी रिसर्च करी और कैसे उनका अध्ययन किया। जो भीमकुंड से अर्जुन कुंड, पांडव केव से होते होते सबसे महत्वपूर्ण उनकी ज़िंदगी की रिसर्च बन गई जब उन्होंने माँ सरस्वती को खोजा। और माँ सरस्वती की खोज में जब वो लगे तो लगभग 20 साल तक उन्होंने माँ सरस्वती पे, जो विलुप्त हो चुकी हैं वो नदी जिसका संगम प्रयाग में मिलता है, जो भीमकुंड से शुरू होती है, इन दोनों में कैसी समानताएं हैं इसके बारे में सालों साल रिसर्च किया। उन्होंने हमें बताया कि कैसे रिसर्च के दौरान उनको कितनी सारी समस्याएं होती थी, कितनी परेशानियां होती थी। ऐसे बहुत सारे काम में गवर्नमेंट साथ नहीं देती, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर अपनी मेहनत के साथ उस रिसर्च को पूरा किया, जिसके बारे में दुनिया भर के अवार्ड्स भारत सरकार ने उनको दिए हैं। और अक्सर उन्होंने बताया कि जो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं वो अक्सर खनिजों को ढूंढते हैं, पेट्रोलियम जैसी चीज़ों को ढूंढते हैं ताकि उनका बिजनेस अच्छा हो सके, वो जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन डॉक्टर सुभाष सिंह जी ने पूरा जीवन ग्राउंड वाटर को ढूंढने में लगा दिया, ताकि जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर है, हमारे देश में कई जगहों पर पानी की बहुत सारी कमी है जिनको हम दूर कर सकें। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर सुभाष सिंह जी से कि उन्होंने कैसे इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और भीमकुंड से शुरू हुई रिसर्च और सरस्वती नदी तक कैसे पहुँचे। तो आप लोग इस वीडियो का आनंद लीजिए। जय श्री राम जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपने सरस्वती नदी के ऊपर और भीमकुंड के ऊपर सालों की रिसर्च की है, और जो कि माँ सरस्वती कहते हैं विलुप्त हो चुकी हैं, कई श्राप भी उनको मिले हैं, कई मतलब किस्से कहानियाँ सनातन धर्म में पुराणों में मिलती है। तो सर आप मतलब आज आप ही शुरुआत कीजिए कि कैसे सरस्वती नदी के बारे में आपकी जिज्ञासा बढ़ी और कैसे आपने रिसर्च करी उसके ऊपर। देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एक जगह छतरपुर है जी। छतरपुर में एक जगह है, कुंड है भीमकुंड, हाँ। है ना। तो 2012 में वहाँ के एक लोकल आदमी ने मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र लिखा कि साहब यहाँ पर भीमकुंड है बाजना गांव में, जो कि काफ़ी गहरा है और इसमें अथाह पानी है। अगर इसकी
मतलब इसकी पानी को निकालने की व्यवस्था की जाए तो बहुत सारे गांव की पानी की जो समस्या है उसको निपटारा किया जा सकता है। उसने मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा। तो वो जो पत्र था, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर भरत गोसावी, जी। उनके पास आया। उस समय मेरी पोस्टिंग रायपुर में थी। अच्छा। तो जब मैं छुट्टी पे आया था तो उन्होंने मेरे से बोला, यार डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा ये पत्र आया है शासन को, वो मेरे को मार किया गया है और मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर के ये क्या कहना चाह रहा है, क्या स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और उस जगह को, अब चूँकि मैं एक अर्थ साइंटिस्ट हूँ तो मैं ज़्यादा समझ सकता हूँ, ऐसा उनका सोचना था। जी। तो मैं कहा कि ठीक है। तो एक दिन हम लोग सैटरडे संडे में उनके साथ, भरत गोसावी जी के साथ भीम कुंड गए। भीम कुंड जाने के बाद मैंने देखा तो एक बहुत आश्चर्यचकित घटना मेरे को लगी कि वो जो ज़मीन के ग्राउंड वाटर जिसको हम लोग देखते नहीं हैं, वहाँ पर मुझे एकदम ग्राउंड वाटर दिखा कि ये तो एकदम पूरा ज़मीन का पानी एकदम नीला और कैसा होता होगा ज़मीन के नीचे, जो सतह से आता है पानी। हाँ। तो मेरी जिज्ञासा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया भीम कुंड के विषय में। फिर मैंने उसकी बहुत सारे पढ़े भी उसको, क्योंकि हमको रिपोर्ट भी बना के गोसावी जी को, शासन को देनी थी। बिल्कुल सही बात है। तो फिर काफ़ी कुछ हम लोग एरिया में घूमे और फिर मैं चलते समय सोचा क्यों ना यार इसका हम पानी ले लें। हाँ। तो 2 बॉटल में, बिस्लरी की बॉटल में, एक तो कुंड का पानी लिया और एक हैंड पंप वहीं पास में लगा हुआ था। दोनों पानी में जब लेके आया और अपने यहाँ लैब में उसका जांच करवाया तो देखा कि दोनों की क्वालिटी में बिल्कुल ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अच्छा, दोनों में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। तो फिर मेरा दिमाग काम समझ नहीं पा रहा था कि यार आखिर के ये क्या चीज़ें हो रही हैं। जबकि हैंडपंप वहीं था? हैंड पंप पास में ही था। अच्छा। मतलब वहाँ से मुश्किल से 20-25 मीटर दूर पर। ठीक। तो फिर मेरे दिमाग में सब चीज़ चलती रही। फिर उसका एक जो भी फॉर्मेलिटीज़ रूप में एक रिपोर्ट बनाना था, क्या फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको बना के मैंने गोसावी जी को दे दिया और गोसावी जी ने शासन, मध्य प्रदेश शासन को सबमिट कर दिया। फिर 2012 में मैं ट्रांसफ़र होकर रायपुर से भोपाल वापस आ गया। तो वही जो बंदा यहाँ मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा था, उसने केंद्र सरकार को ही पत्र लिखा था। तो फिर से लिखा पत्र? हाँ, कि साहब ऐसा ऐसा है और इसका क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे है, ये कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर वो घूम के हमारे ऑफिस, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के ऑफिस में, भोपाल ऑफिस को आ गया। तो फिर हम लोगों के जो डायरेक्टर थे आपस में चर्चा हुई तो मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी वहाँ जा चुका हूँ, वो दे चुका हूँ और उसकी जो मैंने पहले जो रिपोर्ट सबमिट करी है वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट बना करके, उसका रिप्लाई बना करके वो फिर केंद्र शासन को भेज दी गई। तो शुरुआत में आपकी रिपोर्ट का क्या मतलब रिजल्ट आया था? रिजल्ट आया था कि मतलब पानी तो है लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी हमको भी कोई ये नहीं थी, लेकिन हमको ये जरूर लग रहा था कि ये ग्राउंड वाटर ही है। बिल्कुल ठीक, ग्राउंड वाटर ही है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, इसमें फ्लो कहाँ से आ रहा है, ये मेरे को पता नहीं था। वो बिल्कुल अज्ञात था, मतलब अज्ञात कहाँ था। से आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। तो फिर बातें ऐसी चलती रहीं, साल 2 साल ऐसे बीत गए। फिर हमारे केंद्रीय भूमिजल बोर्ड का एक्यूफर मैपिंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अभी भी चल रहा है वो प्रोजेक्ट, कि पूरे प्रदेश का या पूरे देश का एक्यूफर मैप बनाया जाए कि कहाँ कहाँ पानी ज़मीन के नीचे होता है, जिससे कि हर एक आदमी को पता चल सके कि भाई हमको हैंडपम्प करना है या बोरवेल करना है तो कहाँ करना चाहिए। तो उस संदर्भ में हम बुंदेलखंड रीजन को, क्योंकि वाटर से काफ़ी कमी वाला इलाका है, तो उस इलाके को, बुंदेलखंड इलाके को पहली प्राथमिकता के आधार पर लिया गया। अच्छा सर, ये जो भीमकुंड है उसके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है अगर हम आज के डेट में बात करें? देखिए उसकी लोकेशन, अगर हम इधर से सागर से होते हुए जाएं जी, तो बड़ा मल्हारा से करीब 15 किलोमीटर पहले राइट हैंड साइड में एक जगह है। अच्छा, गांव है बाजना।
ठीक, बाजना। बाजना उस गांव का नाम है, वहाँ पर है भीमकुंड। अच्छा। जो कि लोग कहते हैं कि जब पांडव वनवास के उसमें थे हाँ। तो द्रौपदी को या माँ कुंती को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो लोग पानी की तलाश में भटक रहे थे, तो जो नकुल जी थे वो माना जाता है कि वो पानी के ज्ञाता थे, पानी जमीन के नीचे पानी वगैरह के। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर पानी है, इसके नीचे पानी है, लेकिन पानी नीचे था। तो भीम ने उसको अपनी गदा से तोड़ा था, तो उन्होंने पानी पिया था, और वो उसीलिए उसका भीमकुंड नाम है। हालांकि आप इंटरनेट पे इसकी पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं उसके विषय में, कि और भी लोगों ने कि नीला पानी क्यों है, तो बहुत सारी कहानियाँ इस पे है। ठीक सर। तो वो करीब मेन रोड से 12 किलोमीटर राइट हैंड साइड में बाजना गांव में है भीमकुंड। तो जब फिर वो काम एक्यूफर मैपिंग का हम लोगों को असाइन किया गया, तो संयोग से हमको भी उस कार्य में भाग लेने का मौका मिला। तो हम लोगों ने उस पूरे जो ये इलाका है बड़ा मलहरा ब्लॉक में, तो काफ़ी गहन सर्वे किया गया। तो पहली बार क्या हुआ कि एक जगह हम लोग जियोफिजिकल सर्वे कर रहे थे, तो मेरी मशीन जो है ना काम नहीं कर रही थी। अच्छा। तो मशीन जब काम नहीं कर रही थी तो बहुत परेशानी मेरे को महसूस हुआ, और करीब 1 घंटे 2 घंटे परेशान होने के बाद हम लोग हमारी मशीन को दूसरे जगह उठा के ले जाते थे तो वो काम करती थी। अच्छा। वहाँ पर करते थे, मेन रोड पे ही था। तो फिर समझ भी नहीं आया कि यार ये हमारी मशीन क्या होगी। तो ऐसा करते करते करीब 1 बज गया और भूख लगने लगी। तो हमने अपने स्टाफ के लोगों को कहा कि भाई ये जो है अब बंद करो, अब पहले चल के लंच करते हैं, फिर आके अपन काम देखेंगे क्या है, नहीं तो दूसरी जगह करेंगे। तो हमारे स्टाफ के लोग, हमारे और भी साइंटिस्ट थे, वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को पैकअप कर रहे थे। मैं थोड़ा एक पास में पेड़ था उसके नीचे बैठ गया लंच करने के लिए। लंच करने के लिए नहीं, अच्छा, जैसे कि लोग, मैं चूंकि सीनियर अफसर था, तो लोग अपना लपेट उपेट रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट उठ रख रहे हैं, मैं थोड़ा वहाँ पर छाया में जाके बैठ गया। तो वहाँ पर एक भेड़ चराने वाला आदमी मिला। तो मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही मुझसे चर्चा करी कि भाई आपके गांव में पानी होने की क्या समस्या है, कैसे है। तो बोला कि साहब हमारे यहाँ तो काम चल जाता है, लेकिन हमारे पंडित जी ऐसे इशारा करके बताया कि हमारे पंडित जी इधर रहते हैं, मंदिर बनाया उन्होंने, उनको बड़ी दिक्कत है, पानी उनको नहीं मिलता। हम कही कहाँ है पंडित जी? तो उसने इशारा किया कि वो गुफा में रहते हैं। हम कही गुफा? तो बोला हाँ। तो हमारे साथ हमारे जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर परम शिवम, वो जियोलॉजिस्ट थे, मैं जियोफिजिसिस्ट हूँ, वो जियोलॉजिस्ट थे। तो मैंने उनको कहा कि परम थोड़ा जाके देखो यार ये कौन सा गुफा बता रहा है। तो वहाँ से करीब वो गुफा जो थी करीब 300 मीटर 250-300 मीटर के दूरी पे थी, थोड़ी पहाड़ी रास्ता था। तो वो परम गया, तो वहाँ पंडित जी से मिला और पंडित जी उसको गुफा में लेके चले गए। अब मैं बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा हूँ, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हो गया। अच्छा गाड़ी हम लोगों के पास एक ही थी। तो वो मेरे को गुस्सा लगे कि यार हो गया, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो मैं गुस्से में था कि यार ये कर क्या रहा है यार। बंदा को मैंने बोला जरा से देख के आओ, और ये 2 घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी लौटा नहीं और भूख लग रही है। तो फिर खैर वो करीब 2:30 बजे करीब लौट के आया। तो उसने बोला खरे साहब मैं बोला यार परम तुम गए थे, मैं यहाँ पर हम लोग कह रहे सर मैं गुफा में घुस गया, तो फिर मतलब निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इतना दृश्य अच्छा था। तो वो करीब बताने लगा उसकी कहानी मेरे को कि वो बहुत है, उसमें बहुत सारी गुफाएं हैं, ये है वो है। तो फिर मैं बोला अच्छा चलो, फिर तो मेरा गुस्सा शांत हुआ और हम लोग फिर गए वहीं पास में एक ढाबे पे खाना वाना खाया।
खाना खा के पहला काम किया कि हमको चलो हमको भी गुफे में ले चलो। तो जब हम लोग गुफा में गए, पंडित जी से मिले और फिर उन्होंने मेरे को गुफा में, तो करीब वो गुफा करीब 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बीच की होगी। अच्छा, और इतनी लंबी हाँ, गहरी लंबी गुफा और उसमें बहुत सारी ट्रेंचेज हैं, मतलब अच्छा। अंदर भी है। अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि गुफा में अगर आपकी जानकारी नहीं है ना तो घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर आप इसमें घुस गए तो रास्ते भूल भुलैया बहुत होते हैं गुफा के अंदर। हाँ, तो पंडित जी लेके गए, फिर उन्होंने अंदर में जाके लास्ट में एक मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा, गुफा के अंदर ही? गुफा के अंदर बढ़िया सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ है। फिर वहाँ हम लोग करके दर्शन वर्शन करके आए। फिर मेरा दिमाग जो है घूमने लगा, अरे यार ये कैविटी साली इतनी, मतलब कैविटी इतना बड़ी बड़ी कैविटी इधर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब हम लोग काम करते थे तो हमारे साथ 5-7 लड़के भी हुआ करते थे जो तार वार पकड़ने के लिए सब काम, मतलब हेल्पर के रूप में। हाँ। तो बोला साहब ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, मतलब क्योंकि इस गुफा में पानी कम था, लेकिन एक उसी के से थोड़ा सा मतलब 8-10 किलोमीटर दूर पर होगा, एक पाताल गंगा करके है। अच्छा। वहाँ पर करीब आपको थोड़ा सा ही, मतलब 5 फीट 10 फीट का एक ऊपर से कुआं दिखेगा, लेकिन उसमें सीढ़ी लगी हुई है। अगर उसमें उतर के करीब 20-25 फीट आप अंदर जाएंगे, फिर आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको पूरा पानी का समुद्र दिखेगा। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ना वहाँ पर। फिर उसने बताया एक अर्जुन कुंड है, वहाँ फिर गए हम लोग। तो फिर इस तरह से उस एरिया में चूँकि हम लोग कई महीने से काम कर रहे थे और महीने से ज़्यादा और करना भी था, तो हम लोग काम कर रहे थे, करते रहे। बहुत सारी गुफाओं पर हमने जो अपनी रिसर्च होता है एक वैज्ञानिक का, जियोफिजिसिस्ट का, उस पे उस तरीके से उस गुफाओं को हम मतलब अंदर जा के, मतलब लेट के जाना पड़ता है किसी में। इतनी गहरी गुफाएं थी? इतनी, मतलब तो बता रहे हैं 1 किलोमीटर की चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं बहुत सारी, लेकिन ये 2012-13 की बात बता रहा हूँ। उसके पहले आपको इन सब की कोई चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन जब से हमने ये सब उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों को बताना शुरू किया, तब से उस जगहों की काफ़ी मतलब वीडियोस बनने लगे, लोग जाने लगे। तो क्योंकि पहले ये सब बहुत इंटीरियर में होते हैं ना ये सब चीज़ें, तो कोई जाता नहीं था, लेकिन अब आजकल लोग जाने लगे हैं। वहाँ पर कुछ न कुछ चाय पानी की दुकानें भी खुल गई हैं इस तरह से, और सब नेचुरल बनी हुई हैं? सब नेचुरल, कोई अभी तो किसी का उसमें छेड़छाड़ी नहीं है। अच्छा, वो जो लड़के थे वो वहीं के लोकलाइज? वहाँ लोकलाइज थे, तो उनको जानकारी थी हाँ। कि भाई ये इस तरह से गुफा है, इस तरह से यहाँ, क्योंकि वो लोग जाते होते रहते थे। तो पहली बार तो जब वो ले गया था हमको, पहले उसमें टायर नहीं होता साइकिल का, उसमें क्योंकि अंदर में अंधेरा रहता है, तो उसने टायर जला करके आगे आगे चलते थे वो सब, क्योंकि मेरे को भी डर लगता था। तो 5-7 लड़के वो सब, फिर हम लोग 2-3-4 जो हम लोग साइंटिस्ट लोग थे वो जाते थे, तो अंदर में काफ़ी कुछ देखा। तो उस एरिया पर मैंने काफ़ी कुछ काम करा, मतलब जो लेटेस्ट वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जियोफिजिक्स की, तो उसको मैं कर रहा था और किया। फिर बहुत अच्छा रिजल्ट्स, उसको एक साइंटिस्ट को एक जो अच्छे रिजल्ट्स की आवश्यकता होती है, वो चीज़ें मेरे को मिला। तो 2017 में क्या हुआ कि 4-5 साल काम करने के बाद मैंने कई पेपर वगैरह हम लोग लिखते हैं ना, तो उसको मैंने एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी हैदराबाद में, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मैं उसको गया था प्रेजेंट करने। तो काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया, ये है वो है। एक चेन्नई के प्रोफेसर थे, क्योंकि मैंने उसमें भीमकुंड की भी चर्चा करी थी कि पानी नीचे है, काफ़ी ब्लू है, फ्लो है, ये है। तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं पानी नीचे फ्लो कर रहा है, अगर पानी फ्लो तभी करेगा कि जब वो कहीं निकल रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, तभी तो वो फ्लो करेगा। सही बात है ना। लेकिन ये प्रश्न मेरे दिमाग में 5 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, कभी नहीं आया कि भाई सही बात है कि भाई पानी जब इतना फ्लो हो रहा है, लोग बोल रहे हैं, डिस्कवरी चैनल वाले भी उसके अंदर जाने का प्रयास किए,
लेकिन वो इतना तेज फ्लो है कि वो लोग नहीं जा पाए। तो ये प्रश्न तो मेरे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए ना, कॉमन सेंस सही बात करके है। पानी। तो उन्होंने, मैं तो चुप हो गया क्योंकि मैं इस प्रश्न का उम्मीद नहीं किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए, अगर इस तरह की जो फ्लोज होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, या तो समुद्र में चले होते हैं जिससे कोई दिखता नहीं है, हाँ, या किसी नदी में जाता होगा जिससे किसी को पता नहीं होगा। नहीं तो कहीं अगर पानी बह रहा निकलता तो किस उस एरिया के तो लोग देखते ही देखते, बताते। फिर किसी बड़ी नदी से इंटरलिंक होगा वो। हाँ, तो मेरी बात उनकी जो बात थी तो मेरी समझ में आ गई। तो फिर मैं वो जो कैविटीज़ वगैरह, क्योंकि मैंने बहुत सारी कैविटीज़ तो डिटेक्ट कर ही लिया था, उसकी प्रूफ भी कर लिया था, जो भी वैज्ञानिक चीज़ें होती हैं। लेकिन अब वो जो प्रश्न उनका था कि आखिर पानी जा कहाँ रहा है, बिल्कुल ठीक बात। उस पे मेरा दिमाग जो है काम करना शुरू करता था। मैं जाता था तो नदियों में देखता, क्योंकि समुद्र तो बहुत दूर है, हाँ, इतना दूर कैसे क्या होगा, तो मेरे समझ में आता नहीं था। लेकिन नदियों में मैं देखता था। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही कुछ अपना उस पर मैं अपना पेपर ऊपर जो साइंटिफिक पेपर होते हैं लिखता रहता था। तो एक दिन मैं सेटेलाइट इमेज देख रहा था, तो उसमें मेरे को एकदम बिल्कुल एक लीनियर स्ट्रक्चर्स दिखा। तो सैटेलाइट स्ट्रक्चर में दिखा हुआ। हाँ, वो जो स्ट्रक्चर्स है हाँ, वो मेरे को दिखा कि यहाँ से शुरू हो रहा है भीमकुंड के और आगे से, और सीधे इलाहाबाद तक जा रहा है। अच्छा, हाँ। कि मध्य प्रदेश से यहाँ हाँ, से सीधा इलाहाबाद सीधा, तक। हाँ वो जा रहा। लेकिन तो उस पर मैंने काम करना शुरू किया कि यार ये क्या चीज़ है, हाँ, क्योंकि ग्रेनाइट का एरिया है। ये जो जो सेटेलाइट में सिग्नेचर्स दिख रहा है, हाँ, ये तो बड़ा गजब का चीज़ दिख रहा है। मैंने बहुत लोगों से चर्चा भी करी। फिर मैं ऐसे ही, फिर जब उस पर और कुछ पता लग वो करना शुरू किया, तो वो अर्जुन कुंड जो था, अर्जुन कुंड, पाताल गंगा, भीम कुंड, उसके आगे तो मैंने काम नहीं किया था। लेकिन और जब देखा आगे तो पता लगा पन्ना जिला में एक पांडव केव्स करके है, हाँ, पांडव फॉल है, वहीं पर पांडव केव्स भी है। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ भी देखा एक कुंड था। तो जब उस कुंड के विषय में पता किया तो पता लगा कि यार इस कुंड में साहब पानी देखिए अब दिख रहा है, कहाँ इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। लेकिन ये 12 मास ऐसे ही इसका पानी ऐसे ही भरा रहता है। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे यार ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ा तो आपने गुप्त गोदावरी का नाम सुना होगा, शायद देखे भी हों। नहीं सुना है। हाँ, सुना है कि वहाँ भी मतलब जो चित्रकूट में है गोदावरी, गुप्त गोदावरी में पानी निकलते हुए करीब 500 मीटर तक दिखता है। 500 मीटर पानी में लोग पैदल चलते भी हैं, लेकिन वो कब गायब हो जाता है और कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता। किसी को पता नहीं। तो फिर मैं इस चीज़ को, पानी का तो लग गया कि अरे ये तो पानी यहाँ पर है, इसे इसे जा रहा है, ये यहाँ पर ये 4-5 कुंड इसी पर कनेक्टेड हैं। फिर मैं इस यहाँ की जियोलॉजी देखना शुरू किया कि भाई ये, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना जियोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं जब पता करना देखा ना शुरू किया तो लगा कि सारा का सारा जो है ये लाइमस्टोन का फॉर्मेशन है। जो भी ये कैविटीज़ बन रही हैं ये लाइमस्टोन, जो जिसको चूना पत्थर बोलते हैं ना, हाँ, वो पत्थर है। तो फिर ऐसे करते करते जब वो लास्ट में जो इलाहाबाद तक वो लिनियामेंट मेरे को दिख रहा था, हाँ, तो लिनियामेंट जब वहाँ का भी जब जियोलॉजी पता किया कि भाई जो मिट्टी है उसके नीचे क्या है, तो वहाँ भी चूना पत्थर मिला। फिर मेरी जो ये जिज्ञासा थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू करी कि भाई ये पानी जा कहाँ रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश के हाँ। चित्रकूट से शुरू होकर इलाहाबाद तक पहुंचे। इलाहाबाद तक पानी जा रहा है। हाँ, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें उस पर अध्ययन किया कि भाई जैसे आप सुने होंगे कि बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा पलायन होता था पहले, हाँ, कि पानी की बहुत कमी थी, क्योंकि पहले बोरवेल नहीं होते थे सही ना। बात है। और नदी आसपास है हाँ, कोई वहाँ। तो ऊपर के ही पानी लोग लेते थे। तो मैंने जो वहाँ के हम लोग सन 70 से कुछ जगहों का पानी का वाटर लेवल रिकॉर्ड करता हमारा डिपार्टमेंट।
तो हम लोगों ने उसको पता करना शुरू किया कि भाई इतना ही पानी बुंदेलखंड में, मैंने सोचा कि इतना ही पानी बुंदेलखंड में पड़ रहा है, इसी के बराबर बैतूल में पड़ रहा है, और दोनों की जियोलॉजी करीब करीब सामान्य है, मतलब ग्रेनाइट है। हाँ। तो ये यहाँ पर इतनी पानी की कमी क्यों हो रही है, और वहाँ पर तो नहीं होती, भाई कमी होती है लेकिन इतनी नहीं होती। तो फिर ये देखा कि ये जो पानी कम हो रहा है, चूंकि ये अंदर में कैविटीज टाइप की चीज़ है, तो जो ग्राउंड वाटर का फ्लो को धीरे धीरे आता है, जब कैविटी मिलती है तो पानी तेज हो जाता, बहाव तेज हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर का फ्लो तेज होने की वजह से वहाँ के जो डगवेल्स वगैरह हैं वो जनवरी फरवरी में सूख जाते हैं। दूसरे जगह पर जहाँ पर इस तरह का चीज़ नहीं है, वहाँ पर सामान्य रूप से पानी का, तो फिर मेरे को लगना शुरू हुआ कि यार ये तो पूरा ग्राउंड वाटर बेस्ड मेरे को सिस्टम लग रहा है। फिर जब देखेंगे कि आप वहाँ से चलेंगे उसी लिनियामेंट को, तो एक केन नदी उसको क्रॉस करती है। तो केन नदी का जो मतलब नदी का जो एक विज्ञान है वो ये कहता है कि अगर नदी इधर से निकल रही है तो जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाएगी उसमें पानी का फ्लो बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि यहाँ जो पन्ना के पास है वहाँ का पानी यक्स है, तो बांदा में जाके वो माइनस कम हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है। हाँ, जो कि नदी विज्ञान के खिलाफ है। हाँ। तो फिर मैंने उस पर ये क्योंकि वो चूंकि वो नदी लिनियामेंट को क्रॉस कर रही थी, और मेरा जो अजम्पशन था कि ये जो नदी मतलब सबटरेनियन फ्लो इसको हम लोग बोलते हैं, और इसके थ्रू ये पानी जा रहा है, इसलिए काफ़ी कुछ पानी नदी का अंदर में भी जा रहा है। तो फिर मैंने उसको बोलना शुरू किया कि भाई ये जो पानी है वहाँ तक जा रहा है। तब फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये सरस्वती नदी जो वहाँ पर पानी निकल रहा है, पानी अगर कहीं फ्लो हो रहा है तो कहीं निकल तो रहा ही होगा। तो फिर उस पर मैंने सोचा कि ये जो पानी निकल रहा है, फिर वो चीज़ को मैंने लगा कि ये सरस्वती नदी है। अब कह तो देना बहुत आसान है कि भाई सरस्वती नदी है, लेकिन जो हमारी मान्यता कहती है कि जो नदी मतलब गंगा यमुना सरस्वती हैं, जो हमारी मान्यता है कि वो नीचे से पाताल तोड़ के निकलती हैं, क्योंकि 4500-5000 साल के पहले एक पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा टेक्टोनिक भूचाल जिसको बोलते हैं आया था। उसमें क्या हुआ था कि पूरी पृथ्वी काफ़ी उलट पलट हो गई थी। तो जो सरस्वती नदी हिमालय से निकल के अरबियन सी में जाती थी, वो उसमें वो लुप्त हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। मतलब टोपोग्राफी इस तरह से ऊपर नीचे हो गया कि वो नदी का प्रवाह बंद हो गया। आज के डेट में उस सरस्वती नदी के ऊपर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। उस नदी का जो पैलियो चैनल जिसको हम बोलते हैं, उस पर लोग काम कर रहे हैं कि वो सरस्वती नदी का वो सरस्वती ये है। लेकिन हमारा कोई वैज्ञानिक स्टडी ऐसा नहीं बोलती कि वो जो लुप्त हुई नदी इलाहाबाद में आई होगी। अच्छा। क्योंकि जो नदी थी उसके बीच में अरावली पर्वत का नाम सुने होंगे, अरावली रेंज। हाँ। तो किसी भी प्रकार से वो पानी इधर आ ही नहीं सकता। तो कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि गंगा यमुना सरस्वती यहाँ पर वो सरस्वती जो है वो यहाँ मिलती है। हाँ, जो ओरिजिनल सरस्वती जी जो माना से निकल के हिमालय के उधर से वो जाती हैं, यहाँ इलाहाबाद में आई होंगी, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य आज तक नहीं है। जब उमा भारती जी हमारे जल संसाधन मंत्री थी, तो उन्होंने एक कमेटी भी बनाई कि भाई ये इलाहाबाद में जो सरस्वती जी हैं उनकी खोज की जाए, क्योंकि कोई नहीं बोलता कि वो नदी ऐसी आई या हुई। उसमें प्रोफेसर वाल्डिया थे, एस.के. वाल्डिया थे, उनके बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हिमालयन जियोलॉजी के, उनके नेतृत्व में वो कमेटी बनाई गई थी। तो उन्होंने भी काफ़ी लोग काम किए, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए कि यहाँ पर सरस्वती नदी है, आई हैं वो जो है ये है। उसके बाद नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है NGRI हैदराबाद में,
उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया उस एरिया का कि पता कर सकें कि भाई कहीं वो नदी में वो है क्या, उसका कैसे आई यहाँ पर, कहाँ से आ रही हैं। पानी तो आज भी निकलता है, दिखता भी है, पर दिखता भी है, सब कुछ है, लेकिन कैसे आई उसका पाथ को नहीं पता। करा तो एनजीआरआई ने भी बहुत ज़्यादा कुछ रिपोर्ट में नहीं कहा कि कैसे आए क्या कहें। तो फिर चूंकि मैं भी उसी विभाग से जुड़ा हुआ था तो मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा करके, साइंटिस्ट का दिमाग एक दिन में तो काम करता नहीं ना, तो धीरे धीरे करते करते फिर मैंने और भी अपने मित्रों से जो जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, कि भाई आखिरकार के ये तो मेरे को मिल रहा है कि ये पानी की लाइन है, और मैंने बहुत सारी स्टडीज़ कर ली है, और लेकिन सरस्वती नदी जो है वो पानी यही पानी है, कहना थोड़ा सा कैसे कहा है। तो फिर हम लोगों ने हमने जो ये निष्कर्ष निकाला कि 4,500 साल पहले, ये तो फैक्ट है जो सारे रिपोर्ट्स में, साइंटिफिक एविडेंस में ये बोलता है कि बहुत सारा भूचाल आया, और ठीक उसी के बाद डेजर्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। डेजर्ट पीरियड मतलब ये होता है कि जो बरसात होती है वो बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गई, एकदम नगण्य, काफी कम हो गया। तो गंगा यमुना भी सूख गई थी, अच्छा, मतलब सूखने के कगार पर, या सूख गई थी करीब, इतना तो नहीं, लेकिन पानी आना बंद हो गया था। तो लेकिन यहाँ पर जो था इलाहाबाद में, लोगों ने वो पानी को, वहाँ से पानी निकलते हुए देखा, क्योंकि जब गंगा यमुना सूखी हुई है वहाँ पानी तो आ नहीं रहा, लेकिन नीचे से पानी आ रहा है। तो फिर जो हमारे पूर्वज लोग थे, उन्होंने ये एक विचार बनाया, या जो भी एक सोच बनाई, कि लगता ये है कि जो सरस्वती नदी वहाँ से वहाँ जा रही थी, जो लुप्त हो गई हैं, वो यहाँ से पाताल लोक से निकल रही हैं। तो ये उन लोगों की सोच थी, और उसके जिसके आधार पर वो संगम जो बोला गया, गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोला गया। तो इस आधार से फिर समय परिवर्तित हुआ, गंगा यमुना में पानी आने शुरू किया, तो फिर ये जो नदी अपनी है सरस्वती जी, तो ये आज भी पानी उसमें से आता है। क्योंकि प्रूफ इसलिए भी है कि जैसे जब संगम आने के पहले गंगा आती है, ये यमुना आती हैं, तो मान लीजिए x पानी उसका है, y पानी इसका है, तो मिल के x प्लस वाई होना चाहिए। लेकिन उसका जो डिस्चार्ज आगे मेजर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है। पता चलता है कि वो 3 नदियों का हाँ, तो जेड है, अगर आज भी जेड है, लोग अगर वहाँ पर आप जाएं तो लोग ले जाते हैं घुमाने, वहाँ पर पानी के कलर में भी थोड़ा चेंज होता है, तो वो चीज़ है। तो फिर मैंने यही हाइपोथेसिस ड्रा किया कि जब गंगा यमुना मतलब नदियों में पानी आना सूख गया, और ये जो नदी में मतलब यहाँ पर पानी लोगों ने देखा जो हमारे मध्य प्रदेश से होते हुए सबटरेनियन फ्लो के रूप में वहाँ पर निकल रहा है, उसको उन लोगों ने सरस्वती नदी मान लिया, इसलिए वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का नाम दिया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मैं सरस्वती की बात कर रहा हूँ, ये टोटली जो ओरिजिनल सरस्वती थी, जो हिमालय से निकल के अरबियन सी में जाती थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। उससे, उस सरस्वती से इस सरस्वती का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये सरस्वती और जो भीमकुंड वाला पानी, ये सेम है, ये पानी बिल्कुल सेम है। आप कोई भी उसकी चेक कर लीजिए, क्वालिटी सेम मिलेगी, पानी सब कुछ सेम मिलेगा। भीमकुंड, पाताल गंगा, अर्जुन कुंड, ये सारी जो कैविटीज हैं, हमारे जो एक सेटेलाइट का मैप भी बनाया, उसका लाइन भी ड्रा किया हो, तो उस पे ही है। अब ये सबटरेनियन, अच्छा ऐसी बात भी नहीं है कि ये सबटरेनियन फ्लो पहली बार मैं बता रहा हूँ। अमेरिका वगैरह में 600 किलोमीटर, ये तो 300 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में ऐसी 600 किलोमीटर की सबटरेनियन फ्लो है। अपने आंध्र प्रदेश में गया, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भी इस तरह से
सबटरेनियन फ्लोज कई किलोमीटर्स है जिसका कि आज तक पता नहीं। आप अगरतला वगैरह में जाए, मेघालय में, वहाँ पर भी इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर फ्लो है। तो ये कोई नई चीज़ सबटरेनियन फ्लो नहीं है। सबटरेनियन फ्लो ये पृथ्वी के अंदर एक कॉमन फिनोमेना है, और जो हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जगहों में ये होते हुए इलाहाबाद तक जा रहा है। अच्छा सर, जैसे इनका नाम था, जैसे भीम कुंड है, अर्जुन कुंड है, हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे कहानी आपने बताई कि भीम ने वो मारा गदा था। मारा जी, और वैसे भी कहते हैं कि पांडवों में जो नकुल थे वो सच में ज्ञाता थे, पानी के। और जो सहदेव थे वो ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। जी जी तो और फिर आपने बताया जैसे जियोलॉजिकल जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल उलट पुलट हो गई। जी। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि सच में कि महाभारत युग के कुछ प्रमाण दिखाई देते हैं इसमें? देखिए, महाभारत युग के प्रमाण तो क्या मैं बोलूं, लेकिन जो लोकल लोग हैं या कहीं पर मिलता है कि जब ये अर्जुन, ये लोग, पांडव लोग वनवास में थे, तो भीमकुंड एक कोप तो ही है, उसके ऊपर में एक कैविटी दिखती है, तो वहाँ पांडव केव तक जाने के लिए वो कैविटी बनी हुई है। अच्छा। हाँ, और लोग तो वहाँ के जो हैं, जो पंडित जी लोग, वहाँ पर एक गुरुकुल चलता है अभी, अच्छा। तो वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि एक पंडित जी थे, वो आप दृश्यम वाला जो टीवी देखेंगे ना, उन्होंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। तो वो लोग बहुत तरह के कहानियाँ बताते हैं कि एक पंडित थे, उन्होंने, ऋषि थे, उन्होंने उसमें कुछ बांध करके एक लकड़ी मतलब डाला था उसमें, तो वो जाके संगम पर ही निकला था। इस तरह की स्टोरीज और ये सब आप चैनल्स वगैरह पर देखेंगे। लेकिन मेरा जो पूरा साइंटिफिक है, जो सेटेलाइट पर दिख रहा है, उसको मैंने प्रूफ किया। पानी का ग्राउंड वाटर फ्लो इसलिए भी है कि जैसे क्या होता है, जैसे बरसात के सीजन में उस कुंड का लेवल काफ़ी ऊपर आ जाएगा, है ना। हाँ। लेकिन गर्मियों में जाते जाते वो काफ़ी मतलब 25-30 मीटर नीचे चला जाएगा, और गर्मियों में मतलब बरसात के सीजन में 4-5 मीटर पे आ जाता है। तो भाई ग्राउंड वाटर जो लोकल रिचार्ज तो ग्राउंड वाटर का ही हो रहा है। सही बात है। तो इसलिए ये पूरा ग्राउंड वाटर पर बेस्ड है, और ये पूरा का पूरा पानी जो है वो उसमें जा रहा है, नदी सबटरेनियन फ्लो के रूप में जा रहा है, और संगम पर जाके वो एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि वो संगम पर भी जो नीचे का फॉर्मेशन वो लाइमस्टोन ही है। तो ये पूरा जो मैंने जियोलॉजिकली कोरिलेट किया हुआ है उसको। अच्छा, लेकिन उसकी जो सतह है वो नहीं ज्ञात है अभी तक कि सतह कितनी नीचे है उसकी? नहीं, सतह बिल्कुल ज्ञात नहीं होती, क्योंकि कैविटीज़ जो होती है ना, बहुत अलग टाइप की होती है। वो कैविटी जैसे बनती, जैसे जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो उसमें बहुत तरह के मिनरल्स वगैरह रहते हैं, मतलब तो जो लाइमस्टोन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स तो पानी से डिज़ाल्व हो जाते हैं, तो वो बह के चले गए और वो कैविटी क्रिएट करती है, तो सीधा नहीं करती। वो बताया ना मैंने, कैविटी में आप ऐसे जाएंगे तो आप अकेले जाने का प्रयास, क्योंकि इधर भी रास्ता दिखेगा, इधर भी दिखेगा, तो वो सब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अरे बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, वो गांव वाले बताते हैं कि साहब इसमें तो जैसे पाताल गंगा में कि पूरी की पूरी बारात के लोग इसमें गुम हो गए। अच्छा। पानी पीने के लिए उसमें उतरे थे, फिर वो नहीं निकल पाया तो दूसरा खोजने गया, तो फिर वो गया। इस तरह से काफ़ी लोग, तो अब गांव के लोग तो बहुत सारी कहानियाँ बताते रहते हैं, लेकिन आप जाके देख सकते हैं। आज के डेट में तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम फ्यूचर में तो हमको लगता है ये पर्यटन के हिसाब से बहुत बड़ा जगह बनेगा, क्योंकि मैंने जो ये जो केव्स हैं ना, मैंने कुटुमसर केव्स है छत्तीसगढ़ में, जिसको कि वहाँ का टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, उससे अच्छा ये सब जगह है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी चूंकि ये नोन है, अब धीरे धीरे लोग जानना शुरू किए हैं, तो फ्यूचर में हमको लगता है कि काफ़ी इधर भी टूरिज़्म का, जियो टूरिज़्म जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका विकास होगा। जैसे सर, अब जैसा आप इतना कुछ बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मान्यता हम लोग मान सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पे आपने जब रिसर्च स्टार्ट की, एक तो पहले भीमकुंड की जो रिसर्च की टीम का आप हिस्सा रहे,
आपकी लीडरशिप में वो पूरी रिसर्च कंप्लीट हुई। जैसे आपने सैटेलाइट के मैप्स देखे कि ये पानी कहाँ से कहाँ तक जाता है, लेकिन आपने जैसे बताया कि कई पंडित जी थे, उन्होंने लकड़ी बांध के डाली, वो वहाँ निकली। तो सैटेलाइट नहीं है, मैप्स नहीं है, उसके बाद भी लोग पहले जानते थे कि ये पानी कहाँ इंटरलिंक है, क्योंकि कहाँ मध्य प्रदेश, छतरपुर, अर्जुन कुंड, भीम, और कहाँ है इलाहाबाद। तो देखिए ऐसा है कि ये पंडित जी का जो मैं तो उनसे बात नहीं किया, ये तो हाँ, मैंने ये जो TV9 भारत वालों हाँ, का किसी के वहाँ के जो लोकल पंडित जी हैं उन लोगों से इंटरव्यू किया था, तो उसकी थी। लेकिन मैं जो अपने लिनियामेंट जो मैं बता रहा हूँ कि एक सीधा यहाँ से लेके वहाँ है, तो अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखें, अगर कोई चीज़ समुद्र तल की ऊंचाई से अगर हाँ, तल से देखी जाती है, तो अगर हम भीमकुंड की ऊंचाई देखें तो करीब 430 मीटर है। नीचे की तरफ। नहीं, ऊपर अच्छा, ऊपर की तरफ, समुद्र तल से समुद्र ऊंचाई, तल से ऊपर। समुद्र तल से ऊपर करीब 430 मीटर करीब है। और जो अपना प्रयाग है वो 100 मीटर के है। अच्छा, तो आप ये समझिए कि अगर ये 400 है और ये 100 है नीचे ढलान और है। बीच में 300 है, 200 है, इस तरह से होते जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो पानी है उधर ही जाएगा। हाँ, तो ये पानी उस दृष्टि से भी मतलब टोपोग्राफिकली भी प्रूव्ड है कि पानी का स्लोप जो है उधर ही है, भाई पानी उल्टा नहीं बहेगा ना। हाँ, सही बात है। तो इसलिए ये सारी स्टडी जो है अप्रूव्ड है कि भाई ये पानी, क्योंकि ऊंचाई इधर की बहुत ज़्यादा है, तो पानी यहाँ, अगर पानी यहाँ से मान लीजिए केप से कोई भी हो और यहाँ 100 है, तो स्वाभाविक रूप से वो नीचे ही जाएगा ना, उधर ही जाएगा। करीब यहाँ से जो भीमकुंड है और इसकी दूरी 300 किलोमीटर के आसपास। 300 किलोमीटर के हाँ, आसपास है। तो 300 किलोमीटर पृथ्वी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सही बात है। ये मतलब बहुत तरह की चीज़ें लोग टीवी पे बात करते हैं, मतलब चैनल्स पे बात करते हैं। हाँ, अब उनके विचार तो उनके विचार हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप जब देखेंगे ना कुछ टीवीज़ वगैरह पे, आप तो आपको मिलेगा कि पंडित जी बोल रहे हैं कि उन्होंने लकड़ी बांध के डाला था। तो फिर मैंने पूछा कि भाई कौन सी लकड़ी, तो उन्होंने बोला कि जामुन की लकड़ी थी, हाँ, कि जामुन की लकड़ी पानी में ख़राब नहीं होती, तो वो जाके वहाँ पर निकली। ये मतलब इस तरह की चीज़ें। हाँ। अच्छा सर, बट जैसे देखा जाए तो जैसे भीमकुंड दिखा, फिर अगर हम ये रास्ता तो आगे जाके अपने भोपाल के पास में पांडव गुफाएं मिलती हैं और वो भीमबेटका मिलती है, और आगे जाते हैं पचमढ़ी की तरफ तो वहाँ पांडव केव्स मिलती हैं। तो आपको नहीं लगता जो लोग मानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, तो ये प्रमाण भी दिया जा सकता है कि कहानी तो नहीं है? क्योंकि जैसे बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो इतने बड़े प्रहार के थे कि सच में भूमंडल पूरा बदल गया था। नहीं और देख, आपने भी, आपकी रिसर्च भी बताती है तकरीबन 4-4.5 हजार साल पहले की ये घटना है। तो आपकी मतलब इसमें क्या राय है? देखिए ऐसा है ना कि पृथ्वी के अंदर तो हमेशा गतिविधियाँ लगी रहती हैं। हाँ, और जहाँ तक महाभारत की बात है, महाभारत जो है सच्चा तो लगता ही है कि भाई अगर ये लोग 14 साल का वनवास काटना है, कि भाई उनको पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, तो ऐसी जगह पर ही रह सकता आदमी, एक जगह तो रह नहीं सकता। बिल्कुल। तो जहाँ तक भीमकुंड या भीमबेटका और भीम से जुड़ी, महाभारत से जुड़ी बहुत जगह ये सब चीज़ें मिलती हैं कि इस तरह से चीज़ें हैं। लेकिन उस चीज़ का हमारे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए। लेकिन चीज़ें तो है ही हैं, बहुत सारी चीज़ें तो महाभारत वगैरह तो डॉक्यूमेंटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें तो जो डॉक्यूमेंटेड है उसको तो हमारे जैसे लोग तो गलत सिद्ध नहीं कर सकते, है कि अच्छा नहीं? सर, जैसे आपने इतने साल सरस्वती नदी पे रिसर्च करी, भीमकुंड पे रिसर्च की, तो आपको पूरे रिसर्च के दौरान एक दो बार तो ऐसा अनुभव हुआ होगा कि ये जो चीज़ है बहुत ही दिव्य रूप में है, मतलब इसको एक इंसानी पैरामीटर में तो नहीं नाप सकते। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो खाली इस बात से हैरान रहता था कि हमारे यहाँ सागर यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी जो है हिंदुस्तान के अच्छे डिपार्टमेंट में माना जाता है। लेकिन वहाँ सागर से मुश्किल से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की गुफाएं और इस तरह के चीज़ हैं, हाँ, उस पे लोग काम नहीं करे। जबकि उसी के पास हीरापुर में जाके ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे।
लेकिन ये काम नहीं हो पाया। इस चीज़ पे मैं ज़रूर सोचता था यार, ये इतनी चीज़ें हैं। आप विश्वास मानिए 2012-13 के बाद से उस एरिया में बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को देखने के लिए, भीमकुंड का पर्यटन स्थल वगैरह काफ़ी डेवलप हो गया। नहीं, पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसी ऐसी भी जगह हैं, क्योंकि आप सोचिए एकदम नीला पानी होना एक वो भी अपने आप में। शहर और उनके बीच में, शहर में तो नहीं है, मतलब गांव के बीच में, जहाँ गांव आसपास कोई नदी के नहीं पास है, लेकिन आप देखेंगे अगर फोटोग्राफ तो बिल्कुल नीला दिखता है। और पानी इतना स्वच्छ, इतना शुद्ध कि आप बिलीव नहीं कर सकते। पानी रख दीजिए, खराब नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब वो पानी फ्लोइंग वाटर है, स्टैग्नेटेड वाटर नहीं है। अगर रुका हुआ पानी रहेगा तो उसमें गंदगी आती है, लेकिन अगर फ्लो हो रहा है तो वो जो नीला होने का कारण तो खैर वो ऊपर से जो रिफ्लेक्शन उस तरह कुंड में है, इसलिए वो नीला दिखता है। बाकी जो प्रदूषण की बात है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो लोग नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। क्योंकि वो फ्लोइंग वाटर है। फ्लोइंग वाटर है, तो वो जो भी मतलब गंदगी गई वो तो कहाँ गई। अच्छा सर, जैसे ये 2011, 12, 13 की बात है जब आपने जैसे अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, जी, तो आपको लगता है कि ऐसी अभी भी बहुत सी अननोन चीजें हैं जिन पे काम होना बाकी है? बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत सारा सोच रहा हूँ इस पे काम करने के लिए, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत पानी की समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन अब वही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाली बात होती है ना। किसी को बोलो तो फिर लगता है अरे यार इनका क्या मतलब, इन तो अपना इस काम को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं सब लोग। अच्छा, अदरवाइज ये बहुत अच्छी स्टडी है और बहुत काम की स्टडी है। और मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं सरस्वती नदी के ऊपर काम थोड़ी कर रहा था। अब भीमकुंड के ऊपर शुरुआत तो ही भीमकुंड से, फिर संयोग हुआ कि एक्वीफर मैपिंग का प्रोजेक्ट आ गया, मैं उससे जुड़ गया। मैं धन्यवाद उस प्रोफेसर का करना चाहूँगा कि जिसने बोला कि आप बोल रहे हो पानी फ्लोइंग है इतना नीचे, तो जा कहाँ रहा है। सही बात है। उस प्रोफेसर ने मेरे दिमाग को सोचने पर मजबूर किया कि भाई ये पानी कहाँ जा रहा है, इसको मैं पता कर सकूं। और मैंने पता कर लिया, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कम्प्लीमेंट मेरे को मिले कि अरे यार ये बहुत दिन से ये उलझा हुआ मामला था कि अरे सरस्वती नदी का आई कैसे, यहाँ पानी भी निकल रहा है वहाँ से यहाँ आई कैसे। बहुत सारी सवाल है कि जैसे कभी उम्मीद है रिसर्च के बाद कि जो माँ सरस्वती नदी हैं जो विलुप्त हो रही हैं, भविष्य में कभी बाहर आए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले थी बाहर, लेकिन वो पाताल में चली गई। अब आगे कभी उम्मीद है कि दर्शन हो पाएंगे? देखिए जो आपने बोला ना विलुप्त, हाँ, जो विलुप्त हो गई हाँ, उनका तो रिजुविनेशन में लोग लगे हुए हैं। हाँ, जो हरियाणा गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट इस पे काम, सरस्वती डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया हुआ है, काम कर रहे हैं। लेकिन रिजुविनेट तो उसको तो अगला भूचाल ही कर सकता है, कुछ रास्ता बना दे, अदरवाइज उस रूप में तो नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक इस नदी का है, ये जो नदी है, अब इसको भी संरक्षित करने की बात आ रही है। क्या है कि आजकल हो गई है ड्रिलिंग की सुविधाएं, लोग बहुत ज़्यादा उससे पानी, कभी कभी देखेंगे आप पड़ोस वाले को कुछ नहीं मिलेगा, एक बंदे को इतना पानी मिल जाएगा जो कैविटीज और कैवर्नस लाइमस्टोन पर मिल जाएगा कि वो पानी काफ़ी निकाल रहा है। तो हमको तो अब चिंता इस वाली सरस्वती नदी जो हमारी, मैं जिसको बोला, उसको भी कंजर्व करने के लिए अपन को धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो इलाहाबाद में पानी आज निकल रहा है वो भी हो सकता है कि फिर इतना कम हो जाए कि पहुँचे ही ना वहाँ पर। अच्छा, ये जो नदी है जिसका आप बोल रहे हैं, जो आज की सरस्वती नदी है, लेकिन जिनका वर्णन शास्त्रों में उनमें मिलता है, हाँ। तो उस सरस्वती नदी के बारे में आपको क्या लगता है कि वो सच में एग्जिस्ट करती थी या नहीं थी, या यही वो है? नहीं 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 नहीं, ये एग्जिस्ट करती थी, तो उसका प्रूव्ड है, क्योंकि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह सब ख़त्म हुए, वो जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हुए, इस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उससे उस जो ओरिजिनल सरस्वती थी उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोई रिलेशन नहीं? कोई रिलेशंस नहीं। ये बिल्कुल सबटरेनियन फ्लो है, हाँ, जो अपने पूरे बुंदेलखंड रीजन से इधर से पूरा पानी अंदर अंदर लेते जाते हुए
वो वहाँ पर इलाहाबाद में निकल रहा है। वो सरस्वती हिमालयन रेंज से आती थी, वो सरस्वती ओरिजिनल ग्लेशियर से निकलती थी और अरेबियन पूरा सागर में अरबियन सागर में पूरा flow जाती होती थी। तो ये उनका वो जो सरस्वती है, इस सरस्वती से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी ऐसी सोच है। लेकिन चूंकि उस समय की बात है, उसी समय जब गंगा यमुना सूख गई और इधर इन लोगों ने पानी देखा, तो लोगों ने ये समझ लिया कि वो जो नदी, सरस्वती नदी हमारी जो लुप्त हुई हैं, वो यहाँ से निकल गई हैं। अच्छा, ये जो वाटर हाँ, फ्लो है ये हाँ वही सरस्वती नदी का है, उसी को मान लिया है, हाँ वो मान लिया, लेकिन हमारे समझ से वो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर जैसे माउंटेन के दूसरी तरफ तो हाँ, possible अरावलीज नहीं, के इधर तो उनका आने का सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ, लेकिन उन्होंने पानी जब देखा ना, क्योंकि उस समय इतना तो थोड़ी था कि लोग सब जगह पता कर सकें, क्या कर सकें, लेकिन उन्होंने देखा जो उनके चीज़ें थी, उसके आधार पर उन्होंने ये जो निष्कर्ष निकाला कि भाई ये जो पानी यहाँ निकल रहा है, ये पाताल लोक से जो पानी आ रहा है, जो माँ सरस्वती वहाँ पे हरियाणा में उधर से लुप्त हुई है, वो यही है, वो यहाँ से प्रकट हो गई, प्रकट हो गई, दोबारा से प्रकट दो बार से हो गई, क्योंकि उस समय डेजर्ट पीरियड था, कहीं से पानी आ नहीं रहा था और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो लोगों ने उस चीज़ को सरस्वती नदी माना कि वो चित्रकूट के पास आपने जो बताया, जो 300-400 मीटर बाद पानी फिर हाँ, वो तो आप भी आज कोई भी आदमी जाके दे सकता है। जो गुप्त गोदावरी है, गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी में तो आज भी आप जाके देखेंगे तो पानी दिखेगा, फिर वो कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि ये सब इसी लिनियामेंट के ऊपर ही है। सर, ये जो नदी आपने जो इस पे रिसर्च की है, वो कितनी गहराई में जाके फ्लो कर रही है? मैं बताया ना, देखिए गहराई का तो मेरा कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन जो एलिवेशन की बात हम करें कि जैसे छतरपुर में अपना करीब 430 मीटर ऊंचाई पे है, और नीचे नीचे से जाते जाते पन्ना में जाते जाते 262, चित्रकूट के आसपास करीब 212, इस तरह से उसकी एक जो मीन सी लेवल से ऊंचाई होती है, और इलाहाबाद के पास जाकर के वो 100 मीटर हो जाता है। तो पानी तो नीचे नीचे ही जा रहा है, और उसकी गहराई कितने डेप्थ तक, ये हमारे बस का भी नहीं काम है, बट इस पर हम लोग प्रयास हैं कि कोई इंस्टीट्यूट वगैरह तैयार हो तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना करके। जैसे हम लोग ऐसे योग की बात करते हैं जी, तो योग में भी बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती, तो गंगा यमुना बोला जाता है राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, और सरस्वती बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी को। तो कहते हैं वो है तो है सुषुम्ना नाड़ी और सबके पास है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, वो अदृश्य है। हाँ, और वो दिखती तभी है जब गंगा यमुना का मंथन किया जाए, तब जाके बोलते हैं, जैसे प्रयागराज नाम है, जैसे बोलते हैं जब तीनों का समावेश हो, संगम होता है, तब मनुष्य शिवत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि ये जैसे योग तो बहुत साल पुराना है और हठ योग प्राचीनतम है, तो उसमें भी ये बात मिलती है कि जिस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती का मिलन जाके भ्रूमध्य में होगा, उस दिन मनुष्य जो है शिवत्व को प्राप्त करेगा। तो वही ना, देखिए आपका दो तो खुला हुआ है, मतलब दिख रहा है, लेकिन वो जो अंदर अंदर आपकी है वो तो अदृश्य है ही है ना। तो इसीलिए जो गंगा यमुना सरस्वती का कंसेप्ट है कि दो तो दिख रहे हैं, फिजिकल हैं, तीसरी अनसीन है। लेकिन जो पानी रिजल्ट दिखता है उसमें x+y+z दिखता है, x+y+z दिखता है, यानी कि कहीं ना कहीं तो वो है। पानी तो वही तो है, पानी आ रहा था। भाई हमारे पूर्वज लोग इतने मूर्ख थोड़ी थे कि कह देते तो लोग मान लेते और इतना पवित्र स्थान घोषित करते कि आज हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल वही है। सही बात है। उन्होंने एक दिन में थोड़ी कहा होगा इसको। जो मैं बोल रहा हूँ ये जियोलॉजिकल पीरियड ना, वो 1-2 दिन का नहीं था, ये तो सैकड़ों 200 300 400 साल का गणित था ना, जो डेजर्ट पीरियड था। तो वहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा निकलता था, इसलिए जो अंदर से जीवित है तो जीवित है, नहीं तो जब दो सूख गए तो आप भी खत्म। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे आज तो सर आपके पास वो था कि आपने सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू रिसर्च शुरू करी, और अपने पास इक्विपमेंट थे तब तो थे भी नहीं। हाँ, ऐसे जैसे नहीं, हमने सैटेलाइट पिक्चर से रिसर्च शुरू नहीं की, ये तो कोइंसिडेंस था कि वो दिख गया मेरे को। सैटेलाइट से मैं उस पर सोचा ही नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे नाम पर लिखा हुआ था कि भाई ये चीज़ में लगा हुआ बंदा है ना, लगा हुआ बंदा है, उसको यार कुछ मिलना चाहिए, तो वो देने वाला ऊपर वाला देखा,
बताया होगा या हमारे मन में आई होगी कि यार देखें तो वो चीज़ दिखा जो कि प्रूफ करता है इस सब चीज़ों को। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पुराने समय पे लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे थी, हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वो उन्होंने इन सब चीज़ों को देख पाते थे। देख पाते थे। भाई वो तो चीज़ें हैं ही हैं भाई, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये जो लकड़ी डालने वाला मैं बोल रहा हूँ, ये लोग कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज़ सोच तो रही होगी ना कि भाई कि हो सकता है जो हमने नहीं सोचा कि पानी जा कहाँ रहा है, भाई फ्लो हो रहा है तो कहाँ जा रहा है पानी, तो उन लोगों के अंदर जिज्ञासा आई हो कि भाई यार पानी में इसमें लकड़ी डाल के देखो ये जा कहाँ रहा है। निकलता कहाँ पर है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि जब आपने लोकलाइट से बात करी तो उन्होंने बताया कि पंडित जी हैं, गुफा है, तो पता चला भयंकर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। हाँ, तो आपने जो लोकलाइट से बात करी वहाँ अपने रिसर्च के दौरान, तो आपको कुछ ऐसे किस्से या जो मिले जो आपको लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, जो वो उन्होंने बताई उनके मुंह जुबानी आपके? जैसे जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई ना कि पूरी पूरी बारात उसके अंदर गायब हो गई। हाँ। एक एक कहानी इन लोगों ने ये बताई कि भाई दो साधु थे, वो उसके अंदर गए, मतलब, और वो करीब 6-8 महीने बाद निकले, तो वो बता रहे थे कि अंदर जाइए तो पूरा मतलब गार्डन मतलब है, सेब लगे हुए हैं, फल फूल है, सारा कुछ वहाँ पर है, तो वो लोग खाते पीते रहे और वो जिंदा बच के निकल के आ गए फिर 6-8 महीने बाद? हाँ, 6-8 महीने बाद। और तो इस तरह से कहानियाँ वहाँ पर लोग लोकलाइट्स जो है बताते रहते हैं। अच्छा। मतलब अब ये कहाँ से उनके दिमाग में कहीं न कहीं कोई चीज़ें डाली गई होंगी या बताई गई ये होंगी, सच तो हो सकता है, सच वो भी सच हो। भी हो। सर ऐसा साउथ में देखते हैं कि जैसे जल के प्रमाण अगर लोग देखते हैं तो आज भी हाथ पे नारियल रख के वो जल को देखते हैं कि कहाँ पे पानी है, तो ये सर सही वो नहीं है? देखिए, वो तो अलग चीज़ है, वो साउथ में नहीं, अपने भोपाल में हम 10-20 लोगों को इकट्ठा कर अच्छा। देंगे। ये सब सब वो कुछ नहीं है, ये सब एक अपने नसों का कमाल है, ये सब करके। अगर इस तरह से नारियल से पानी पता लगने लगता तो अपने देश में समस्या थोड़ी रहती है। सही बात। देखिए सर, जैसे आप तो बहुत सारे, खाली नारियल ही नहीं है, कुछ लोग घड़ी है उसके, कुछ लोग दो नारियल के दो लकड़ी लेके चलते हैं, वो नाचने लगती है। बहुत सारा, कुछ लोग पेंडुलम नचाते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी, इसको डाउजिंग बोलते हैं। बट ऐसा कहीं कुछ प्रमाण नहीं है कि मतलब इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और जिस चीज़ को आप साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते, उसका लॉजिक नहीं दे सकते, उसके विषय में बात करना तो कोई मतलब का नहीं है। जैसे डाउजिंग वर्ड जरूर है, लेकिन वो ऊपर के पानी को, जैसे कि यहाँ पर ये पेड़ अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर इस तरह के पेड़ हैं तो वहाँ पर पानी अच्छा होगा, इस तरह की चीज़ें ये है कि जो डीप गहरा वाला पौधा वहीं पर जिसका जड़ नीचे तक जाता है वहाँ पर ही वो, तो मतलब वहाँ पर वो गहराई पर पानी है, इस तरह की चीज़ें तो हैं डाउजिंग जिसको बोलते हैं, बट उस तरह का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आज बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। मतलब मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, लेकिन अब मैंने शुरू किया कि जिन भी लोगों से मैं मिलता हूँ उनको रिकॉर्ड करके, जो लोग नहीं जान पाते हो कि आपकी जैसी रिसर्च है, न्यूज़पेपर्स में निकली, टीवीज़ में आया, आपने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दिए, ये फिर भी लोगों को नहीं पता रहता। स्वाभाविक है। तो हमने सोचा कि हमारी एक पहल है कि आप जैसे सब जिन्होंने अपना पूरा जीवन इतनी बड़ी रिसर्च, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी है, तो उनमें आपने अपना पूरा जीवन दे दिया, और मतलब हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आप। तो हम सबका सौभाग्य है कि आपसे आज बात करने के लिए मौका मिला। लेकिन सर, लास्ट में ख़त्म करने से पहले आप अगर कुछ कहना चाहें, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन इस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बिलीव होता है हमारे पूर्वज पे, हमारे धर्म पे, हमारे जो सनातन है उनके ऊपर, उस भरोसे आप कहीं ना कहीं चलते रहे, और कहाँ भीमकुंड से शुरू किया और कहाँ सरस्वती नदी पर आप खत्म हुए। तो आप आखिरी में कुछ कहना चाहें, या फिर आगे चल के ऐसा क्या है जिसमें इसमें बड़े काम हो सकते हैं, तो उनमें आपकी मतलब क्या राय है? देखिए, जहाँ तक बिलीफ की बात है तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि आज हम लोग जो भी हैं वो हम अपने पूर्वजों के बेस पर ही टिके हुए हैं। बिल्कुल सर। और और हमारे पूर्वज लोग जो थे बहुत दिल से, दिमाग से काम करते थे, और जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी ना, आज तक किसी ने उसको, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य ने नकारा नहीं है।
तो पूर्वजों को बिलीव के आधार पर मैं तो ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमेशा मैं सोचता रहा कि यार ये सरस्वती नदी, क्योंकि जो उमा भारती मैडम ने कमेटी बनाई थी, कहीं ना कहीं हम लोग भी उससे जुड़े हुए थे। तो हम लोग भी, चूँकि बचपन में कहानियाँ, चूँकि हम बनारस के रहने वाले हैं, तो हमेशा ही सुनते रहते थे कि एक बार गंगा यमुना सब सूख गई थी तो पानी यहाँ से निकला, तब लोगों ने, क्योंकि हर एक आदमी के दिमाग में तो रहता ना, भाई कैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पर नीचे से पानी आता है। तो लोगों ने पहले से ही ये चीज़ तो थी कि एक बार गंगा यमुना सूख गई थी तो लोगों ने नीचे से पानी आते हुए देखा था, तो इसलिए वो सरस्वती है। ये कहानी तो हम लोग को बचपन में, अब हजारों साल से प्रचलित है। तो जो हमारे मतलब पूर्वजों लोग है ना, उस पर उनके चीज़ को काटना तो असंभव है। और जहाँ तक इसमें आगे काम करने की बात है, तो अगर हम ये कहें कि जैसे कि हमारा ये जो क्षेत्र, जिस नदी से हम, जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं कि सबटरेनियन फ्लो है सरस्वती नदी का, उसमें अगर प्रयास करने की बात है जिससे कि ग्राउंड वाटर को और कंजर्व करें, जिससे कि वहाँ के पानी की समस्याओं को सुधारा जा सके, उसमें कुछ स्वाभाविक वैज्ञानिक रिसर्च की और ज़रूरत है, जिसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन तो करेगी ही करेगी इस पे काम। ये चीज़ है। जैसा कि मेरा अनुभव रहा आज आपसे बात करके भी, तो मैं तो इन्हीं सब चीज़ों पे काम करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जितना प्रभु करवाता है उतना। लेकिन एक चीज़ आपसे बात करके भी मुझे महसूस हुई कि आप तो साइंटिस्ट, आपने इतनी सारी कमेटीज़ में काम किया, और पहले आप कमेटी थी जिन्होंने ये सब चीज़ें खोजी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा अदृश्य है जिसको खोज पाना लगभग मनुष्य के लिए असंभव है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मतलब नहीं है हमारे बस में। नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी ज़मीन के अंदर छिपी हुई हैं। जैसे आज हम लोग, विज्ञान बढ़ रहा है, बहुत सारे मतलब मिनरल्स हैं, वो सब चीज़ें निकल रहे हैं, लेकिन अब हर एक चीज़ का एक सीमा होता है ना। जैसे डेवलपमेंट होता है तो उससे विनाश भी। सही बात। आज देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड और बहुत सब जगहों पे इस तरह की भयावह स्थिति, भूस्खलन वगैरह की हो रही है, वो हमारे डेवलपमेंट की ही चीज़ें हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कि बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है कि भाई हम अपने आप को किस तरह से संयमित रहते हुए कार्य करें कि भाई हमारी पृथ्वी माँ को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो और हमारा डेवलपमेंट चलता रहे। पिछले 4-5 सालों में जैसी प्रलय देखी है कोविड के बाद से, वैसी तो शायद पहले कभी हुई भी नहीं है। नहीं हुई ना, वही तो कह रहा हूँ कि जब डेवलपमेंट होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही रहते हैं। तो ये सब क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं, वो इन सब चीज़ों के लोग पहले गर्मियों में, हम लोग, हमको खुद याद है बचपन में हम लोग पेड़ के नीचे पूरी गर्मी काट देते थे दिन भर। आजकल बिना एसी के, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, दिन में रहना मुश्किल होता है। सही बात है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी दिनचर्या, हमारे खान पान, सारी चीज़ों पर प्रभाव तो पड़ा ही है। तो जिसको कि समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक विज्ञान की बात है, विज्ञान तो रुकने वाला नहीं है। सही बात है ना, विज्ञान तो चलता ही रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला। अब मतलब आपने, आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोग हैं मेरे को उस जिज्ञासा लायक समझा। अरे नहीं सर, आपने इतनी बड़ी चीज़ों पे काम किया है जिस पे सोच पाना ही इम्पॉसिबल सा लगता है। और सर हम लोग सौभाग्यशाली, आपने समय दिया, हम लोगों के साथ बात की। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।